हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर रीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डील कर रही हूँ। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी और हमारा जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको हम लोग डिटेल में पूरा डील कर चुके हैं। हमारी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और वो 4 क्लासेस हम लोग जिसमें हम लोग 2 से 3 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है हमारा ताप, ऊष्मा, तापमापी और ऊष्मा संचरण। जैसा कि आपको पता है कि मैं मेरी ये जो नोट्स है वो एनसीईआरटी की बुक्स को ध्यान में रखते हुए बनाती हूँ। तो आप लोगों का ये जो नोट्स है वो एक तो स्पेशली मैंने एनसीईआरटी की 7th क्लास में से लिए हैं, उसके अलावा आरबीएससी की बुक्स में भी इसको बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आरबीएससी की 9th क्लास की बुक है, आरबीएससी की 7th क्लास की बुक है, तो आरबीएससी की बुक्स को भी मैंने यहाँ पर साथ में लिया है। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहला आता है ऊष्मा यानी कि हीट। हीट क्या होता है? तो ऊष्मा जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। ऊष्मा ऊर्जा का मतलब होता है जो दो वस्तुओं के बीच में उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। यानी ताप में अंतर के कारण एक स्थान से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है और स्थानांतरण के समय ही ऊष्मा जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है। स्थानांतरण के समय जो ऊष्मा होती है ना वो ऊर्जा कहलाती है। सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की ओर जाती है। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मा के मात्रक। एसआई पद्धति में जूल होता है, जिसको ही हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर से भी माप सकते हैं और इसकी जो विमा होती है वो Ml2 और T-2 होती है। इसके अन्य मात्रक देखें तो कैलोरी होता है, जूल होता है, अर्ग होता है, किलो कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी जो होता है वो 4186 जूल के, और ये जो 1 किलो कैलोरी होता है वो 1000 कैलोरी के बराबर हो जाता है। 1 जूल जो होता है वो 4.186 गुणा 10 की घात 7 अर्ग या फिर कैलोरी होता है। तो ये जो होता है ये हो जाती है ऊष्मा। अब हम लोग बात करते हैं तापमान। किसी वस्तु की उष्णता या शीतलता का माप ही क्या कहलाता है? तापमान। यानी कोई भी वस्तु है वो कितनी गर्म है, कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है, वो उसका तापमान होता है। तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है, जिसको के से प्रदर्शित करते हैं। अन्य मात्रक जो होता है वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे हम लोग देखेंगे परम ताप क्या होता है। परम ताप वह ताप जिस पर प्रत्येक पदार्थ में न्यूनतम संभावित आणविक सक्रियता होती है। जैसे कि 0 डिग्री केल्विन परम शून्य ताप है, जो किसी भी वस्तु का न्यूनतम ताप होता है, जिसको केल्विन में व्यक्त ताप को ही हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग ताप पैमाना यानी कि ताप मापने के जो यंत्र होते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण संबंध है। ये संबंधों में से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को केल्विन में ताप मापना हो तो वो सेल्सियस में माप में जो ताप होता है उसका मान, और साथ साथ में प्लस 273.15 को अगर हम लोग ऐड कर ले, तो जैसे अगर डिग्री केल्विन में ताप को मापना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हम लोग मान लेंगे। उसके उसके अलावा सी बट्टा में यानी सेल्सियस बट्टा में 5, एफ माइनस 32 बट्टा में 9 बराबर में रूगर बट्टा में 4। अब देखिए यहाँ पर सी तो सेल्सियस है, एफ फ़ारेनहाइट है, तो ये आर क्या है? आर जो है वो रूगर है, जो ताप मापने का एक जो है वो अन्य इकाई है, और इसका यूज जो है वो आज के समय में कम हो गया है। तो ये जो एक सूत्र है, इस सूत्र में से आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है जो डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पर समान होता है। यानी सेल्सियस पर भी और जो सेल्सियस पे होता है उस पर और फ़ारेनहाइट होता है उस पर। -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जो डिग्री सेल्सियस पर भी होता है और फ़ारेनहाइट पर भी होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अब हम लोग देख लेते हैं तापमापी यानी थर्मोमीटर। तापमान मापने वाले यंत्रों को हम लोग तापमापी बोलते हैं। सबसे पहला आता है द्रव तापमापी। इस तरीके के तापमापी में पारे का उपयोग करते हैं और यह प्रयोगशाला तापमापी होता है। यानी कि पारे का उपयोग होता है और तापमापी का उपयोग जो होता है वो प्रयोगशाला में होता है। इसका जो मान होता है वो -110 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 यानी माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर। मानव शरीर का तापमान इसी थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर से। डॉक्टरी थर्मामीटर वे है से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही ताप माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जो सीटेट में पूछी भी जाती है। जैसे थर्मामीटर के उपयोग से पहले व उपयोग के बाद में उसको धोना चाहिए अच्छे से। उपयोग से पहले पारे का तल जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा यानी आंख के सामने रखना चाहिए। थर्मामीटर कांच से टकराने पर टूट जाता है तो उसको कांच से दूर रखना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसके बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, यानी कि इसमें एक बल्ब होता है और एक होती है इसमें कांच की लाइन लंबी छड़ होती है ना। तो यहाँ पर इसको जो है वो बल्ब वाली साइड से हम लोगों को नहीं पकड़ना है, बल्कि छड़ वाली साइड से इसको हम लोगों को पकड़ना है। आगे हम लोग देखेंगे विभंग या किंक क्या होता है। तो तापमापी में बल्ब के पास में एक विभंग यानी कि किंक होता है जो पारे के तल को नीचे के जाने से रोकता है। मौसम की जानकारी हेतु अधिकतम व न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। फ़ारेनहाइट तापमापी जिसका परिसर कितना होता है 94 से लेकर 108 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी होता है, इसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक होता है। अब हम लोग तापमान में और उसमें कुछ संबंध देख लेते हैं कि तापमान जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट में और 310 केल्विन में होता है। कमरे का तापमान सामान्यतया 27 डिग्री सेल्सियस में 80.6 फ़ारेनहाइट में और केल्विन होता है 300 में। जल का उबलना अगर हम लोग देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। और जल का जमना तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमना शुरू हो जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और 273 केल्विन पर जब जल जो है वो जमना शुरू हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। ऊष्मा का प्रसार यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का प्रसार होना। सामान्यतः पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को जब हम लोग हीट देते हैं तो उसका जो आयतन होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थों के अणुओं के बीच की दूरी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रसार जो होता है वो गैस का, उससे कम प्रसार द्रव का और सबसे कम प्रसार जो होता है वो ठोस का होता है। उसमें प्रसार के कुछ एग्जाम्पल जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है, जैसे कि रेल की दो पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी मिलने पर पटरियां फैल जाती है, और अगर गैप न छोड़ा जाए तो पटरियां क्या होगी, टूट जाएगी। साइकिल की ट्यूब जो होती है वो गर्मियों में फट जाती है क्योंकि गर्मी में ट्यूब में दबाव बढ़ जाता है, गैस फैल जाती है, दबाव बढ़ जाता है और ट्यूब की हवा कम न की जाए तो वह फट भी सकती है। लोहे के पुल का एक सिरा स्थिरता से कसा हुआ रहता है और उसका जो दूसरा सिरा होता है वो रोलर पर ठहरता रहता है, ताकि अगर गर्मी आती है तो पुल फैल भी सकता है, इसीलिए एक सिरा रोलर पर होता है और दूसरा पुल, क्योंकि ताकि पुल जो है वो मुड़े नहीं। गर्म कांच पर अगर ठंडा पानी डालते हैं तो बर्तन टूट जाता है, क्यों, क्योंकि ऊष्मीय प्रसार वहां पर होता है। बिजली के तारों को कसकर नहीं लगाया जाता है क्योंकि सर्दी में तारें सिकुड़ जाती है और इन्हें ढीला छोड़ दिया जाता है, तो ये क्योंकि सर्दी होती है तो ये सिकुड़ जाती है और इसलिए इनको ढीला छोड़ते हैं ताकि ये टूटे नहीं। उसके बाद में देखेंगे हम लोग ऊष्मा की चालकता और कुचालकता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चालक, किसी जो वस्तुएं जो ऊष्मा का चालन तीव्रता से करती है ऐसी वस्तुओं को चालक कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। और कुचालक ऐसी वस्तुएं होती है जहां ऊष्मा का चालन धीमा होता है, उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, चमड़ा, रुई, कागज, रबड़। इसी कारण हम सर्दियों में ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, यानी अगर बाहर से अगर सर्दी आ रही है तो वो स्वेटर ही उसको रोक लेता है ना। ऊष्मा का जो होता है वो ऊष्मा को बाहर ही रोक लेता है, अंदर नहीं आने देता है। और ऊनी कपड़ों के छोटे-छोटे छिद्रों में वायु भरी हुई रहती है जो शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, और बाहर की जो गर्म एनर्जी होती है, ठंडी एनर्जी होती है, उसको हमारे शरीर तक आने नहीं देती है।
आगे देखेंगे हम लोग ऊष्मा संचरण की कुछ विधियां, जिसमें सबसे पहला आता है चालन। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर गति करती है। ठोसों में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इवन सीटेट में तो बहुत बार बना है। जैसे कि लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म होना शुरू हो जाता है। ऊष्मा की जो चालकता होती है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ऊष्मा की चालकता बढ़ेगी, और जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे ऊष्मा की चालकता क्या होगी, घटती जाएगी। इसलिए ऊष्मा की चालकता जो होती है वो क्षेत्रफल काट के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे संवहन क्या होता है। तो पदार्थ के कण स्वयं ही जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ऊष्मा को पहुंचाते हैं, जैसे द्रव या फिर गैस में, ऊष्मा का संवहन जो होता है वो होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे हवाएं जो होती है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि तापमान जब अधिक होता है तो क्षेत्र की वायु गर्म होकर ऊपर चली जाती है, जिसके कारण वायु दाब कम हो जाता है। जैसे कि हम लोग घरों में रोशनदान रखते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म होता है। आगे देखेंगे हम लोग विकिरण। तीसरा विकिरण होता है, ये मोस्ट है, और 2012 में भी और 2016 में भी, दोनों में ही पूछा गया सवाल है, रीट एग्जाम में। मतलब ये विकिरण वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। विकिरण में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के ही विकिरण आ सकती है। इसमें ऊष्मा का संचरण जो होता है वो निर्वात यानी वैक्यूम में होता है, जहाँ किसी भी तरीके का कोई माध्यम नहीं होता है। जैसे कि दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, यूवी किरणें, पृथ्वी से निकलने वाली अवरक्त किरणों का अधिकांश भाग अंतरिक्ष में चला जाता है, इसीलिए पृथ्वी पर रात क्या होती है, ठंडी होती है। काली जो वस्तुएं होती है वो ऊष्मीय विकिरणों का अधिक अवशोषण करती है, इसीलिए अधिक गर्म हो जाती है। यही कारण है कि सर्दी में हम लोगों को गर्म रंग के कपड़े पहनने पर सर्दी कम लगती है। ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे ऊष्मा का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। ऊष्मा के आदान प्रदान में ताप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों निकायों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान करके तापों के अंतर के कारण होता है। ऊष्मा जो होती है वो सदैव उच्च तापमान से निम्न तापमान की वस्तु तक प्रवाहित होती है, जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। ताप परिवर्तन की अवस्था, ऊष्मा ताप परिवर्तन ही ऊष्मा का आदान प्रदान है। देखिए, ताप में जब परिवर्तन करते हैं तो इसके लिए आवश्यक तीन हम लोगों को आवश्यक ऊष्मा जो होती है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली कि वस्तु का द्रव्यमान कैसा है, उसमें ताप परिवर्तन कैसा है, और पदार्थ की प्रकृति कैसी है। अब हम लोग आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ऊष्माधारिता। किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस से उसका जो तापमान होता है वो बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तो जितनी ऊष्मा की मात्रा है तो Q ऊष्मा की मात्रा है और T यहाँ पर ताप में परिवर्तन है। इसका मात्रक हम लोग देख लेते हैं, जूल प्रति केल्विन या फिर कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति डिग्री केल्विन, यहाँ पर सेल्सियस नहीं आएगा, यहाँ पर केल्विन आएगा ना। आप लोग यहाँ पर केल्विन लगा दीजिएगा, सेल्सियस नहीं होगा। कैलोरी प्रति डिग्री केल्विन, ठीक है। सेल्सियस यहाँ पर भूल से लग गया है, यहाँ पर केल्विन होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, यदि किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अधिक होती है तो उसका तापमान बढ़ाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जिसका मात्रक किलो कैलोरी किलोग्राम -1 डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1। एसआई मात्रक जूल किलोग्राम -1 पावर में और के माइनस की पावर में 1। 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान एक कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होता है। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वे धीरे धीरे गर्म व धीरे धीरे ठंडे होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसको बोलते हैं। तो यदि ऊष्मा स्थानांतरण के लिए गैस का दाब अगर हम लोग नियत रखें, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण करना है लेकिन दाब क्या रखना है, फिक्स रखना है, नियत रखना है, तो इसे नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और यदि आयतन नियत रखते हैं तो इसे आयतन मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसीलिए जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसको सीपी से, और आयतन मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है उसको सीवी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं।
पदार्थों में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होती है? किसी भी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था अर्थात ठोस से द्रव या द्रव से गैस या द्रव से ठोस या फिर गैस से द्रव में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यानी ठोस से द्रव, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, फिर गैस से वापस ठोस और द्रव, गैस से वापस द्रव और द्रव से वापस ठोस। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का तापमान नहीं बदलता, पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा नहीं बदलती, केवल अणुओं की आंतरिक स्थितिज ऊर्जा बदलती है। लेकिन केवल अणुओं की आंतरिक स्थितिज ऊर्जा बदलती है। अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। गलन किसको बोलते हैं? ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। संगलन, द्रव का वापस ठोस में बदलना संगलन कहलाता है। गलनांक, वह तापमान जिस पर पदार्थ की दोनों अवस्थाएं ठोस व द्रव परस्पर तापीय साम्य में यानी सेम अवस्था में हो, ठोस भी नहीं हो द्रव भी नहीं हो, उसको गलनांक बोलते हैं। प्रसामान्य गलनांक किसको बोलते हैं? मानक वायुमंडलीय दाबों पर किसी पदार्थ का गलनांक प्रसामान्य गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन या 200 जो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। एथिल अल्कोहल का गलनांक बिंदु 117 डिग्री केल्विन, इसीलिए ठंडे प्रदेशों में तापमापी में पारे के स्थान पर अल्कोहल ज्यादा प्रयुक्त होता है। कुछ और नोट पॉइंट। गलनांक पदार्थ की प्रकृति व दाब पर निर्भर करता है। वे पदार्थ जो पिघलने पर तो संकुचित होते हैं, दाब बढ़ाने से उनका गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे बर्फ हो गया, ढलवा लोहा हो गया आदि। जो पदार्थ पिघलने पर प्रसारित होते हैं यानी पिघल गए तो वो प्रसारित हो रहे हैं, तो उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे मोम और घी। सामान्यतया अशुद्धियां मिलाने से गलनांक क्या हो जाता है? गलनांक कम हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे हिमांक। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो द्रव होता है कोई निश्चित टेम्परेचर पर द्रव जो होता है वो ठोस में बदल जाता है, इसको हिमीकरण कहते हैं। इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक भी कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्वथन व क्वथनांक। जिस स्थिर ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव व वाष्प अवस्था तापीय साम्य में होती है। यानी कि जब द्रव और वाष्प दोनों ही अवस्थाएं तापीय साम्य में हो तो उसको क्वथनांक बोलते हैं। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। प्रेशर कुकर में भी खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब अधिक होता है तो क्वथनांक भी अधिक होता है। और अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देखेंगे हम लोग सामान्य क्वथनांक क्या होता है कि मानक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर पर किसी पदार्थ के क्वथनांक को प्रसामान्य क्वथनांक कहते हैं। शुद्ध जल के लिए इसका मान 100 डिग्री सेल्सियस व 373 केल्विन होता है। फिर हम लोग देखेंगे संघनन बिंदु किसको बोलते हैं? निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव्य में बदलना संघनन कहलाता है। प्राय क्वथनांक व संघनन बिंदु समान ही होते हैं। जैसे कि भाप का पानी में बदलना, ठंडे पानी की बोतल का बाहर की तरफ बूंदों के रूप में जमा हो जाना। फिर हम लोग देखेंगे 90 नंबर की परिभाषा। वाष्पन या वाष्पीकरण किसको बोलते हैं? तो द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण। जैसे वाष्पीकरण की क्रिया क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ती है और तापमान बढ़ाने पर भी बढ़ती है। आर्द्रता में कमी होने पर बढ़ती है और वायु की गति में वृद्धि होने पर भी वाष्पन बढ़ता है। जैसे मिट्टी के घड़ा जो होता है वो पानी उसका ठंडा हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस पदार्थ बिना किसी द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है वो आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि कपूर, नेफ्थलीन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ, आयोडीन, नौसादर, NH4Cl और एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड आदि। अब हम लोग देखेंगे गुप्त ऊष्मा। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को रीट 2016 में देखने को मिला है। गुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं? स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कैलोरी पर ग्राम या कैलोरी किलोग्राम। उसके बाद में देखेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब व स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, यानी गलाने के लिए। बर्फ के ठोस की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। फिर देखेंगे हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं? वायुमंडलीय दाब व स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम उबलते द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पानी की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। आगे कुछ नोट पॉइंट। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रेस ऊष्मीय प्रसार पर कार्य करती है। तापमापी ऊष्मीय प्रसार सिद्धांत पर कार्य करता है और अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग नामक यंत्र का उपयोग
किया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है तापमान और ऊष्मा वाला, इस टॉपिक को हम लोगों ने यही कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट वीडियो इसके टेस्ट के रिगार्डिंग आएगी और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।